दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब खबरों को जान लेते हैं। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष अंजना कुमारी के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। 25 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र अध्यक्ष खुशबू कुमारी को सौंपा है। आरोप है कि 2.5 साल के कार्यकाल में अंजना कुमारी सही तरीके से कभी कार्यालय नहीं पहुंची। बिहार के 11 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अभी मानसून कमजोर है। इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना भी है। बिहार के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था वह पूर्वी उत्तर आसाम की ओर शिफ्ट हो गया है, इसलिए प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय वायुसेना ने FCAT 2 परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। अगर आपने भी FCAT 2 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट fcat.cdac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना FCAT 2 परीक्षा 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 अगस्त 2024 को कराएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ईमेल ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सख्त लहजों में चेतावनी दी कि अगर वह शासन पर ध्यान देने के बजाय विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाना जारी रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब वो अलग थलग हो जाएंगे। दरअसल बजट 2024 जारी होने के बाद से विपक्षी दल और नेता भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में GST स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार GST मौजूद 4 स्लैब में बदलाव करने की योजना बना रही है। इस बदलाव के संबंध में सरकार के एक अधिकारी ने संकेत दिए हैं। बता दें कि साल 2017 में GST को लागू किया गया था। इसके तहत लगभग 17 स्थानीय कर एवं उपकर शामिल किए गए थे। नीतीश सरकार आवास योजना का फिर से सर्वे कराएगी। इससे छूटे हुए गरीबों को पक्का मकान मिल सकेगा। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि गरीबों का पक्का मकान बनाने को फिर से सर्वे होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। सर्वे के बाद जैसे ही सूची तैयार होगी राज्य के छूटे हुए गरीबों को पक्का मकान बनाया जाएगा। बता दें कि सरकार सभी अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु संकल्पित है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट में डेंटल सर्जरी में मास्टर के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का दूसरा राउंड शुरू कर दिया है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू हो गई थी और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू हो गई थी। दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने की आखिरी तिथि 28 जुलाई 2024 है। बिहार सरकार का लिफ्ट एवं एक्सकलेटर विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद अब प्रदेश में लिफ्ट और एक्सकलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, थर्ड पार्टी को भी बीमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस विधेयक में कानून उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है। बुधवार को विधानसभा में नीतीश कुमार के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार लिफ्ट एवं एक्सकलेटर विधेयक 2024 पेश किया। इसके बाद इसे पारित कर दिया गया। गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में बुधवार 24 जुलाई को अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों को आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए फोटू खान पर अपराधियों ने गोली चलाई। उसे 2 गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी हुई है। फोटू खान को टारगेट करके अपराधियों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद गया पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पुलिस ने अब 3 अपराधियों को पकड़ लिया है। बिहार शरीफ नगर निगम ने बुधवार को शहर में एक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है, जिसने स्थानीय व्यापारी और दुकानदारों में हलचल मचा दी। नगर निगम के अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की, जिसमें बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को एक बार फिर विधानसभा में आपा खो बैठे। उन्होंने RJD के विधायक रेखा देवी के भाषण पर एतराज जताते हुए कहा कि आप क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला हो, कुछ नहीं जानती हो, पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। उनके इस बयान को RJD समेत विपक्षी दलों ने महिलाओं का अपमान करार दिया है।
तो चलिए अब जानते हैं देश दुनिया की खबरों को। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ अजित पवार ने कल बुधवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द कराने की गुजारिश की है। शाह के साथ मीटिंग में अजित पवार ने सीट बंटवारे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी समय तक लटका कर नहीं रखने की सलाह दी है। बीते कुछ सालों में चीन निवेशक पर सख्त रहा भारत अब कुछ ढील दे सकता है। भारत की ओर से कुछ सेक्टर्स में चीन निवेशकों को मंजूरी दी जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह मंजूरी सोलर पैनल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसी सेक्टर में दी जाएंगी जो राजनीतिक लिहाज से बहुत संवेदनशील नहीं है। इसके अलावा भारत के फिलहाल इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट की जरूरत है। साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए एक मुस्लिम युवक का केस हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच से भरोसा नहीं जमता, खासकर तब पुलिस ने जब 4 साल में आरोपियों की पहचान करने में विफल रही है। साल 2020 में भारत की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हुई दंगों के दौरान 23 साल के फैजान की मौत हो गई थी। 23 जुलाई को हाई कोर्ट ने फैजान के केस की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री परसांग दोरजी सोना ने बुधवार को कहा, सरकार ने राज्य के लगभग 600 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। ऐसे स्कूल या तो काम नहीं कर रहे थे या फिर इनमें कई दिनों से कोई दाखिला नहीं लिया गया था। विधानसभा में कांग्रेस के एकमात्र विधायक कुमार वाई के सवाल का जवाब देते हुए दोरजी सोना ने कहा कि सरकार शून्य या कम नामांकन वाले ऐसे और स्कूलों को बंद कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 600 ऐसे स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं या उन्हें दूसरे स्कूलों में मिला दिया गया है। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों बीएसएफ और सीआईएसएफ में होने वाली भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर 4 साल मशक्कत के बाद बनते हैं। अग्निवीर योजना का सभी बलों को लाभ मिलेगा। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही इन्हें मोर्चे पर तैनात किया जा सकेगा। बीएसएफ ने कहा कि अग्निवीर के लिए हम 10% आरक्षण देंगे और इन्हें वायुसेना में भी रियायत दी जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। असेंबली में नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया है कि हाल ही में जो परीक्षा हुई उसमें धांधली हुई है। बंगाल सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं मेडिकल के लिए होने वाली नीट परीक्षा से बंगाल को बाहर रखा जाए। बंगाल से पहले तमिलनाडु विधानसभा से भी इस तरह का प्रस्ताव पारित हो चुका है। दोनों राज्यों का कहना है कि हम मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पहले वाला ही सिस्टम चाहते हैं। कश्मीर सहित देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए सरकार ने बुधवार को कहा, उनकी नीति आतंकवादियों को कतई बर्दाश्त करने की नहीं है और आतंकवादी या तो जेल में रहेंगे या जहन्नुम में जाएंगे। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह बात बताया कि विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 900 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में बड़ा दावा किया गया है। खबर है कि मुंबई पुलिस के सामने सलमान खान ने कहा कि उन्हें लगता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही उन्हें मारने की कोशिश की थी। 14 अप्रैल को 2 बाइक सवारों ने एक्टर के बांद्रा स्थित आवास पर गोली चला दी थी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सुधार के लिए सरकार पर दबाव बना रहे किसानों ने बुधवार सुबह संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है। उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 12 किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। राहुल गांधी के मुलाकात के बाद एक किसान नेता ने कहा कि सरकार उनकी मांगे मानने में विफल रही है और वे दिल्ली मार्च जारी रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश हुए केंद्रीय बजट लोकसभा में कल बुधवार चर्चा चल रही थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट को जनविरोधी बताया है और कहा कि भाजपा पिछले 10 सालों के दौरान भेदभाव तथा अभिमान की राजनीति करती रही है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। देश की जनता ने लोकतंत्र के भाजपा के स्टाइल को नामंजूर किया है, इसलिए मेजे बजाकर जो हल्ला करने वालों की संख्या घटी है। अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता में आई भाजपा ने लोगों के साथ अन्याय किया और उनका शोषण किया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।